कहां से शुरू करें आज? हर बार मैं ये कहता हूं कि खबरें इतनी ज्यादा है कि मत पूछिए। आइए सबसे पहले अहम मार्के की तरफ शुरू करते हैं और अहम मार्का यह है, अहम खबर यह है कि क्या 27वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही है। अहम नुकता यह है कि इस वक्त के राज किसी को भी मालूम नहीं है। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए से पूछा कि क्या आपको कौमी असेंबली में बुलाया गया है और 27वीं तरमीम आ रही है। उन्होंने मुझे यह जवाब दिया कि हमें अगले हफ्ते कौमी असेंबली के इजलास में जाने का कहा गया है, लेकिन हमें नहीं पता 27वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही है। मगर उसके बिल्कुल बरक्स जिस इलाके के मैंने एमएनए से पूछा था, उन्हीं इलाकों के अंदर यानी कि सिंध के कई अजला के अंदर सहाफी बार बार कौम परस्त जमातों और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपीए से पूछ रहे कि क्या 27वीं तरमीम आ रही है और उसमें क्या कराची को या सिंध को दो हिस्सों में तकसीम करने की बात हो रही है या नहीं हो रही है। यही सवाल मुख्तलिफ कौम परस्त जमातों से पूछे जा रहे हैं। अयाज लतीफ पलेदो से भी कल ये सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद ड्रामा कर रही है, खुद 27वीं तरमीम लाने की कोशिश कर रही है और खुद ही रो रही है। ये इल्जाम उन्होंने लगाया है। इसी तरीके से कई जगहों पर ये सवालात सिंध के अंदर बार बार पूछा जा रहा है। तो ये आखिर हो क्या रहा है? क्या वाकई में 27वीं तरमीम आ रही है? और अगर आ रही है तो सिंध के अंदर इसकी सारी बातें क्यों कही जा रही है और सिंध में इन बातों को रिपीट कौन कर रहा है? ऐसी सूरत हाल में अगर ये सिर्फ अफवाह है या फिर एक बड़ी खबर की शक्ल इख्तियार करने वाली है, सारा मीडिया इस वक्त इस पर खामोश क्यों बैठा हुआ है और क्या वजह है? अब मैं आपको देने वाला हूं इस हवाले से खबर। अगर ये तरमीम आ रही है कि जैसे बहुत सारे कौम परस्त रहनुमा और बहुत सारे एमएनएस फरमा रहे हैं, तो क्या अगर ये तरमीम आ रही है तो उसमें जो बात कही जा रही थी और एमक्यूएम की तरफ से कहा गया था कि जब 26वीं तरमीम आई थी तो उन्होंने कहा था कि 27वीं तरमीम ने बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से उसे आइन का हिस्सा बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे, या फिर कराची को फेडरल अथॉरिटी के हवाले से बात करेंगे, या फिर एक अलहदा सूबे के हवाले से बात करेंगे। क्या कानून साजी में तब्दीली हो रही है? क्या एमक्यूएम इस हवाले से किसी बड़ी डील की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? अगर ऐसा हो रहा है तो या फिर एमक्यूएम को सिर्फ कहा जाएगा कि जनाब आइए वोट दीजिए और वो वोट डालने चले जाएंगे जिस तरीके से हर बार होता है? तो क्या इसी तरीके का मामला होगा? यही बात ज्यादा अहम है और इसी वजह से ये बात कही जा रही है कि आज लाहौर में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब क्या कर रहे थे और क्यों एमक्यूएम के दीगर रहनुमा वहां पर मौजूद नहीं थे और क्या सारा सिलसिला हो रहा है। 1 नवंबर का जो एमक्यूएम ने प्रोग्राम कैंसिल किया उसकी वजह यह बताई गई थी कि शायद 1 नवंबर को तमाम रहनुमा इस्लामाबाद जाएंगे। तो क्या तमाम रहनुमा इस्लामाबाद जा रहे हैं या नहीं जा रहे और क्या बड़ी डील की तरफ बात मामला है या नहीं है? सारी सूरत हाल में आपको मालूम होगा कि एमक्यूएम के दो धड़े, यानी कि एक तो एमक्यूएम के पाकिस्तान का मामला और एक पीएसपी वालों का शदीद एहतजाज आ रहा था और अनीस खान खानी साहब ने वो खुलेआम एहतजाज किया है। अपने आप को वो क्या कह रहे थे, भाईजी कह रहे थे कि सही है। अब वो एक उनकी अपनी मर्जी है कि वो क्या कहे, लेकिन खैर मैं अभी उस पर बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन इतलात हम तक ये मौसूल हो रही है कि यहाँ पर इस सारी शिद्दत के बाद अब अनीस खान खानी साहब इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। ये गैर मुसद्दिका इतला, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, आ रही है कि वो शायद इस वक्त दुबई में मौजूद है। दूसरी तरफ यहाँ पर कारकुनान का, इनके साथ जो कारकुनान थे उन्होंने एक अलग नेटवर्क बनाने की बात कर दी है और बाकायदा कुछ ऑडियो मैसेजेस इस तरह के हो रहे हैं कि पीएसपी वाले अपना अलग ग्रुप बना ले, पीएसपी वाले अपना अलग ग्रुप बना ले। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ऑडियो भी सुना दूं। आप चाह रहे हैं ना मैं ऑडियो सुना दूं? सुन ले, फिर मत कहिएगा कि मैंने ऑडियो नहीं सुनवाई थी। सुन लीजिए, हल्की सी सुनवा देता हूं कि बाकायदा कह रहे हैं कि पीएसपी वाले अपना ग्रुप बना ले। और इस ग्रुप का मेन मकसद ये है कि हमें अपने लोग जोड़ने हैं, जो पुराने वक्तों के लोग थे हमारे साथ पीएसपी के टाइम पे, उन सबको हमने जोड़ना है। इसमें हमने एक प्लेटफॉर्म पर आना है क्योंकि ऊपर क़यादत पे जो मामला थे और समय कोई गर्ज नहीं, तो चल रहे हैं वो चलने दो। बस हमने अपने लोगों को जोड़ के ना इस ग्रुप के। किसकी ऑडियो है मैं नहीं जानता, लेकिन ये ऑडियो इस वक्त बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है। किसकी ऑडियो है ये तो एमक्यूएम को या एमक्यूएम पाकिस्तान को मालूम या पीएसपी को मालूम करना पड़ेगा। अगली खबर, और उससे भी बड़ी खबर देने वाला हूं और तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। क्या आफाक अहमद पर पाबंदी का फैसला हो चुका है या नहीं हुआ है? ये मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं और इसमें आपको मैं बहुत बड़ी तफसीलात आगे चलकर देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ और भी तो बड़ी खबरें मैं आपको दे दूं, वो तो आपको ज़ाहिर मालूमात के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। और वो बड़ी मालूमात यह है कि आखिर क्यों पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ इस वक्त शाहिद आफरीदी के खिलाफ हो चुकी है। पूरी तहरीक इंसाफ के जितने वीलॉगर्स हैं, जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया के अंदर, वो शाहिद आफरीदी को पेट भर भर कर बुरा भला कह रहे हैं। आखिर पेट भर, अच्छा शाहिद आफरीदी के साथ तहरीक इंसाफ वालों की ये मोहब्बत कोई नई नहीं है, सही है। ये हमेशा से होता रहा है कि वो लाख कहते रहे शाहिद आफरीदी कि मैं इमरान खान को बहुत बड़ा क्रिकेटर समझता हूं, मैं इमरान खान को अपना मोहसिन समझता हूं, लेकिन आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ यही कहती है कि ये हमारा आदमी नहीं है बल्कि कहीं और का आदमी है। अभी नया मामला कैसे शुरू हुआ है जरा इस बात को समझिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये मामला हुआ किस तरफ है। आता हूं फिर कराची की सड़कों पर भी, लेकिन पहले ये खबर तो सुन लीजिए। पिछले दिनों शाहिद आफरीदी साहब गए थे कबायली इलाकों के दौरे पर और वहां पर खासतौर पे पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान के फौज के लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद उन्होंने वहां पर उनकी मोरल बुलंद होने के लिए वहां का दौरा किया था। जब वहां का विजिट किया तो उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तहरीक इंसाफ ने अपनी बंदूकों का रुख तमाम का तमाम दूसरी तरफ कर दिया और वो इतना शदीद कर दिया कि आप तस्वर कीजिए कि इस वक्त वो ट्रेंड के अंदर आ रहे हैं शाहिद आफरीदी साहब। तो शाहिद आफरीदी की तहरीक इंसाफ से मोहब्बत और शाहिद आफरीदी की
दीगर जगहों पर मोहब्बत जो है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये बात सबको ही मालूम है कि वो किस तरफ चलते रहते हैं और किस तरफ करते रहते हैं, मगर तहरीक इंसाफ लगता यह है कि शायद अफरीदी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है। अगली खबर, कराची में डर का माहौल, खौफ पैदा कर दिया गया है और वो खौफ यह है कि अब कराची में आप किसी तरह की गाड़ी चलाएं, आपके ऊपर एक कैमरा लगा होगा। मगर लतीफे तो सुनिए, लतीफा यह है कि पिछले 6 दिनों के अंदर इन्होंने ई टिकटिंग के हवाले से यानी कि ई चालान के हवाले से इतने पैसे वसूल कर लिए कि पूरे पाकिस्तान, जिसको यह कहा जाता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और यहां पर 70% लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पूरे पाकिस्तान का ज़रई टैक्स इतना नहीं है जितना कराची की सड़कों पर सिंध की जालमाना हुकूमत ने 7 दिन के अंदर चालान कर दिए। सोच रहे ना, ये बड़ी बात हो गई है कि जनाब इतना बड़ा जुल्म और सितम कि अगर ये कौम है तो इसको निचोड़ दो, क्योंकि यहां पर कोई आवाज बुलंद नहीं करेगा। हैरत अंगेज तौर पर यहां से आप स्टेटमेंट देखें, जमात इस्लामी ने बाकायदा अदालत वहां पर सूबाई असेंबली के अंदर करारदाद जमा करवा दी। एक साहब मेरे ख्याल से कोई अदालत का रुख भी किसी ने कर दिया कि वो भी अदालत भी चले गए। यहां पर जमात इस्लामी शोर मचा रही है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पाकिस्तान के लिए जुल्म हो गया, आफाक अहमद साहब कह रहे हैं जुल्म हो गया, तहरीक इंसाफ के लिए जुल्म हो गया, अल्ताफ हुसैन साहब ने लंदन से बयान दे दिया कि ये जुल्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी रुक नहीं रही कहानी। हद यह हो गई है कि एक साहब के जिन्होंने 3 साल पहले अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने का एफआईआर दर्ज करवाई थी टीपू सुल्तान थाने के अंदर, उसके घर पर भी एक आ गया पर्चा, उसके घर पर भी पर्चा आ गया कि हाँ भाई आपने जो है वो रॉन्ग, आपने गाड़ी चलाई है और आपकी स्पीड इतनी है। और उसने कहा भाई ये स्कूटर तो मेरी 3 साल पहले चोरी हुई थी, ये मेरे पास एफआईआर है। शाबाश सिंध हुकूमत, यहां डाकू चोरी की गाड़ियां इस सड़क पर चलाते रहे, उनको नहीं पकड़ेंगे, लेकिन अगर पकड़ेंगे तो ये इनको पकड़ेंगे। सड़क ऐसी हो कि आपकी कमर अगर यूं है तो यूं हो जाए। यकीन मानिए, हमारा उजैर जिसका वजन तकरीबन 110 किलोग्राम है, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 110 किलोग्राम वजन के साथ जब ये स्कूटर में बाइकिया के साथ जाता है तो उसकी कमर में इतनी बार आ चुका है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मैं मजाक नहीं कह रहा, सीरियस बात कह रहा हूं। यहाँ सड़कों का यह हाल है। एक हमारे वो नवेद भाई हैं, वो इतने दुबले पतले हैं, वही वो शराब केस याद है ना आपको, जिन्होंने शराब के खिलाफ मुहिम चलाई थी और बाद में उनको अंदर कर दिया था। तो वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पर मैं सड़क पे बाइक जो है वो सही चलती नहीं है, लेकिन कैमरा सही काम कर रहा है। अब कैमरा भी इस तरीके से काम कर रहा है, खैर अब मैं क्या कहूं उस पर, लेकिन बात क्या है, बात यह है कि मेरे भाई अब वजीर आला साहब का ये ऐलान कि जिनके पास पहला चालान आएगा उसके बाद दूसरा चालान नहीं आएगा। यहाँ पर सिंध हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ जगहों की वीडियोस बनाकर शाया कर रही है, देखो सब इंसान बन गए, कोई अब ट्रैफिक का क्रॉस नहीं कर रहा, कोई गाड़ी यहाँ से नहीं जा रही, कोई वहां से नहीं जा रही। मेरे भाई डंपर तो वैसे ही जा रहे हैं। आप कराची की शहरों पर देखिए, खुद क्लिफ्टन के इलाके के अंदर परसों एक टैंकर ने एक नौजवान की जान ले ली। कोई बात नहीं, तो आपकी तो वहां तो कोई काम आप आया नहीं और वो बंदा फरार भी हो गया। क्या वो बंदा गिरफ्तार हुआ? नहीं हुआ, तो इन कैमरों का क्या काम है? मगर ये जुल्म और सितम की बातें यहां पर जारी रहेगी। अगली खबर उससे भी अहम खबर देने वाला हूं, तो इसलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए। आफाक अहमद साहब की 2 बातों पे हवाले से लगता यूं है कि उनके ऊपर पाबंदी का फैसला कर लिया गया है। सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि 26 तारीख को उन्हें रफाए आम के अंदर प्रोग्राम करना था, जो प्रोग्राम बाद में कोरंगी शिफ्ट हुआ। रफाए आम के अंदर उनको इजाजत नहीं दी गई थी और उस वक्त की वहां के पुलिस वालों ने यह कहा था कि यह एनक्यूएम का इलाका है, यहां पर कोई क्लैश हो सकता है। चलिए, पहला मामला ये हो गया। 2 तारीख को 2 नवंबर एक यकम नवंबर को तो एमक्यूएम पाकिस्तान सुरजानी में कर रही थी, अब वो 8 को कर रही है, लेकिन 2 नवंबर को विक्ट्री का निशान ये सही, 2 नवंबर को जो है वो आफाक अहमद साहब करने वाले थे बड़ा अहम प्रोग्राम। कहां पर? शाह फैसल कॉलोनी में। हैरत अंगेज तौर पर उन पर लगा दी गई है पाबंदी और उनको कहा गया है कि ये रेड जोन है। आप तसव्वुर कीजिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। मगर उससे भी एक अहम बात का खबर देने वाला हूं, और वो तहलका अंगेज खबर यह है कि आफाक अहमद साहब ने पिछले दिनों ये कहा था कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया या सिंध कराची के अंदर जितने इंडस्ट्रियल एरिया मौजूद है वहां पर 4 जीए सिंध का झंडा लेकर लोग आते हैं, आप उनसे ब्लैकमेल हो जाते हैं और वहां पर आप 20-25 लोग रख देते हैं। तो आपको चाहिए कि पहले कराची के लोगों को वहां पर रोजगार दें, और ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज कराची के अंदर है। उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई भी कौम परस्ती के नाम पर अगर इस तरह से 4 लोग आकर, ये सिंध के लोग आकर अगर आपको डराते धमकाते हैं तो हम आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं, लेकिन किसी की बात मत मानिए। अब ये इशू हो गया है, बड़ा इशू इस तरीके से हो गया है कि सिंध के कौम परस्त रहनुमाओं ने इस हवाले से कहा है कि कराची किसी का नहीं है, कराची सबसे पहले सिंधियों का है, उसके बाद जो वहां के मकामी लोग रहते हैं उसका, और उसके बाद उनका है कि जो 1947 में आई, यानी कि अब सिंधियों ने ये कैसे की तरफ से, सिंधी कौम परस्तों की तरफ से ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि जनाब से कराची जो है वो सिर्फ सिंधियों का है। तो उसके हवाले से अब शदीद तनाव पाया जाता है। एक तरफ आफाक अहमद साहब के बयान और आफाक अहमद साहब का ये स्टेटमेंट, जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। और अब दूसरा मामला यह हो गया है कि आफाक अहमद साहब को उन एरियाज के अंदर प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हैरत अंगेज तौर पर एनक्यूएम के मरकज, यानी कि जो साबिक मरकज था एनक्यूएम का 90 के पास इर्द गिर्द में वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न सिर्फ रैलियां मुनक्किद करने की इजाजत दी गई, और आपको याद होगा कि वहां पर बाकायदा मुर्तजा वहाब रैली लेके निकले थे, लेकिन उस वक्त ये नहीं कहा गया कि ये एनक्यूएम का पक्का इलाका है, यहाँ आप नहीं कर सकते। हैरत की बात है ना। अब इसी तरह की हैरत की बात यह है कि जो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो एनक्यूएम के बड़े अहम मरकज तस्वुर किया जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी हो,
वहां पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने काम को जारी रखती है तो वहां ये नहीं कहा जाता कि ये एमक्यूएम के मरकज है, या वहां पर रेड जोन का नहीं कहा जाता। तो इन्हीं पर पाबंदियों का सिलसिला क्यों है? एक सवाल या निशान है, लेकिन ये सवाल हो रहा है। अगली खबर, अगली खबर, अगली खबर, अगली खबर और उससे भी आगे की खबरें देने वाला हूं। इस वक्त क्योंकि वक्त जरा सा कम है, मुकाबला बहुत ज्यादा है, तो एक बार फिर ये हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि वो यहां पर कश्मीर की हुकूमत गिराएगी। अब तो कश्मीर की हुकूमत गिराने के साथ साथ वहां पर वो अपना मुंतखब बंदा लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ वहां पर बड़े पैमाने पर वफाक के अंदर सियासी जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है। सिर्फ मामला कश्मीर की हद तक नहीं है, बल्कि ये बात कही जा रही है कि इस वक्त पीटीआई का मुकम्मल तौर पर काम लगाने के लिए और इस जो मौजूदा निजाम चल रहा है उसको मजबूत करने का अब सारा बोझ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कांधे पर रख दिया गया है। जरा ये इत्तलात दे रहे हैं कि जो 27वीं तरमीम की बात की जा रही है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की कौमी असेंबली के अंदर बात की जा रही है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए। वो तिजोरियों के मुंह ताल्लुकात के मुंह हो सकते हैं, किसी के भी मुंह हो सकते हैं, एक लफ्ज मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है, और अब वो जाए तो तेजी के साथ इस सारे मामला को आगे पीछे कर रही है। इसी वजह से कराची शहर से लेकर सिंध में जो करप्शन के मामला थे या जो दीगर मामला थे उन सबको अब साइड में बिठा दिया गया है और अब कहा गया है जिए भुट्टो, और अब कहा गया है जिए भुट्टो।